वेलकम टू एसएसजी लॉ अकेडमी। हम कर रहे हैं द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 बात करता है पावर्स ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स एटसेट्रा। बेसिकली ये बात कर रहा है एक ऐसी पोस्ट की जो ये एक्ट प्रोवाइड करता है, जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर। एक प्रोटेक्शन ऑफिसर करके ये अपॉइंट करेंगे, उनकी क्या पावर्स होती हैं, क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या उसके रिगार्डिंग सर्विसेज होंगे, कैसे वो देगी और क्या है, ये सब चैप्टर नंबर 3 जो है वो बात करता है। चैप्टर नंबर 3 में सेक्शन नंबर 4 आता है द इंफॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लायबिलिटीज ऑफ इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट मतलब जो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है उसको कैसे एक्सक्लूजन करेंगे और कैसे इन्फॉर्मेशन जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर को दिया जाएगा। तो एनी पर्सन हु हैज अ रीजन टू बिलीव दैट एन एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हैज बीन or is likely to be committed may give information about it to the concerned protection officer. No liability, civil or criminal, shall be incurred by any person for giving in good faith of information of the purpose of section 2A. So basically क्या बात करता है, ये बात करता है कि कोई भी पर्सन जो है वो इंफॉर्मेशन दे सकता है अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो चुका हो, हैज, इज और लाइकली होने वाला हो, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन दे सकता है। और इंफॉर्मेशन किसको देगा? प्रोटेक्शन ऑफिसर को देगा। तो वो दे सकता है और उसकी कोई भी सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी जो है वो अराइज नहीं होगी, उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। सेक्शन नंबर 5 बात करता है ड्यूटीज ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड मजिस्ट्रेट। अब क्या हुआ, यहाँ पे आपको सेक्शन नंबर 4 में इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है, इंफॉर्मेशन मिल गई। अब आगे क्या ड्यूटीज होंगी प्रोटेक्शन ऑफिसर की, वो सब सेक्शन नंबर 5 जो है वो बताता है। पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर्स और मजिस्ट्रेट हु हैज रिसीव्ड अ कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और इज अदरवाइज present at a place of an incident of a domestic violence when the incident of domestic violence is reported to him shall inform the aggrieved person. उस एग्रीव्ड पर्सन को क्या इन्फॉर्म देंगे? तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे वो क्या करेंगे, एग्रीव्ड पर्सन को इन्फॉर्मेशन देंगे। अब क्या इन्फॉर्मेशन देंगे? ये of her right to make an application for obtaining a relief by way of protection order or an order of monetary relief or custody order, residency order or compensatory order, more than one such order under this act, कि उसको क्या रिलीफ मिल सकती है, उसको हम बताएंगे रिलीफ्स के बारे में। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, हमारे पास क्या सर्विसेज हैं ये हम उसको इन्फॉर्मेशन देंगे। फिर हम बात करेंगे द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या सर्विसेज देगा ये हम उसको बताएंगे। डी में हम बताएंगे हर राइट टू फ्री लीगल सर्विसेज अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, उसको फ्री लीगल सर्विसेज मिलेंगी, दैट इज फ्री लीगल एड मिलेगी, ये हम उसको बताएंगे। ई में हम उसको बताएंगे हर राइट टू फाइल अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 498 ऑफ CIPC, ये भी बताएंगे कि अगर वो चाहे तो 498 IPC में जाके कंप्लेंट भी लिख सकती है। Provided that nothing in this act shall be construed in any manner as to the relief of police officer from his duty to proceed in accordance with the law upon receipt of information as to the commission of the cognizable offence। ठीक है, पुलिस ऑफिसर अपना ये चीजें कर सकता है। तो पहली चीज में क्या हुआ, तो हमें सेक्शन नंबर 4 में क्या मिला, सेक्शन नंबर 4 में हमें इंफॉर्मेशन मिली। तो जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिली, अब हम क्या करेंगे, अब हम इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगे और अब हमारी ड्यूटी अराइज हो गई है। और ड्यूटी में हम क्या करेंगे, हम एग्रीव्ड पर्सन को इंफॉर्मेशन देंगे उसके राइट्स के बारे में, उसके इंफॉर्मेशन देंगे उसके रिलीफ्स के बारे में, उसके राइट्स के बारे में और उसके आगे वाले एक्शंस के बारे में। ये हम सेक्शन नंबर 5 में करेंगे। अब सेक्शन नंबर 6 आ जाओ। सेक्शन नंबर 6 बात करती है द ड्यूटीज ऑफ अ शेल्टर होम्स। शेल्टर होम्स की क्या ड्यूटीज होती है? तो इफ अ पर्सन और on her behalf a protection officer or a service provider request the person in charge of a shelter home to provide shelter to her, such person in charge of shelter home shall provide shelter to the aggrieved person। अब क्या होगा कि एक शेल्टर होम्स दी है, तो उसको क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन देने के बाद उसको शेल्टर देंगे, ठीक है, एग्रीव्ड पर्सन को शेल्टर देंगे। और शेल्टर में हम क्या देंगे, जो वहाँ पे शेल्टर होम का जो इंचार्ज होगा उसको प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे और रिक्वेस्ट करने के बाद जो एग्रीव्ड पर्सन है उसको शेल्टर होम में जगह दे देंगे, ठीक है।
अब सेक्शन नंबर 7 आता है ड्यूटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। मेडिकल फैसिलिटीज की क्या ड्यूटीज होंगी? तो इफ एग्रीव्ड पर्सन और ऑन हर बिहाफ अ प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर रिक्वेस्ट द पर्सन इन चार्ज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज टू प्रोवाइड एनी मेडिकल एड टू हर, सच person in charge of medical facilities shall provide a medical aid to the aggrieved person और facilities। अब क्या हुआ, शेल्टर के बाद यहाँ पे उसको शेल्टर मिल गया, अब शेल्टर के बाद आगे चलेंगे और अब उसको क्या देंगे, मेडिकल एड। अगर उसको जरूरत है तो उसको मेडिकल एड प्रोवाइड की जाएगी, जो सेक्शन नंबर 7 में। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 7 के बाद आ जाएंगे सेक्शन नंबर 8 में अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कैसा होगा? तो प्रोटेक्शन ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट शेल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट सच नंबर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट एज इट मे कंसिडर नेसेसरी, शेल ऑल्सो नोटिफाई द एरिया or areas within which a protection officer shall exercise the powers and perform the duties confirmed on him by under this act। जो इस एक्ट के द्वारा उसको नोटिफाई करेंगे। यहाँ पे एक प्रोटेक्शन ऑफिसर भी हो सकता है और बहुत सारे मैनी भी हो सकते हैं और एक पर्टिकुलर जगह के लिए भी हो सकता है। उसके पावर्स और उसकी ड्यूटीज सब जो है वो स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करेगी और स्टेट गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेगी। The protection officer shall as far as possible be a woman। कोशिश की जाएगी कि वो औरत हो। Shall possess the qualification and experiences as may be prescribed। और terms and condition of protection officer and other officer subordinate to him shall be such as may be prescribed। जैसे prescribe की गई होंगी। Duties and facilities of protection officers। protection officers की क्या duties होंगी? असिस्ट करेंगे वो मजिस्ट्रेट को, मेक अ डोमेस्टिक इंसिडेंटल रिपोर्ट्स, कंप्लेंट्स और ये सब जो लोकल लिमिट्स में होती हैं, टू मेक एन एप्लीकेशन सच एन फॉर्म इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट जैसे प्रिस्क्राइब करेगी। एंश्योर करेंगे एग्रीव्ड पर्सन को कि उसको लीगल एड प्रोवाइड की जाए। मेंटेन करेंगे लिस्ट ऑफ ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स, शेल्टर होम्स, काउंसलर्स और लोकल जुरिडिक्शन में जो मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती है वो सब। टू मेक अवेलेबल ऑफ अ सेफ शेल्टर होम, forward a copy of his report and having lodged the aggrieved person shelter home to police station and magistrate have a jurisdiction in the area where the shelter home is situated to get the aggrieved person medical examine करना, sustain करना bodily injury, domestic violence के जो aggrieved हुए उन सबको ध्यान रखना। To ensure that order for a monetary relief under section 20 is compelled with execution in accordance with the procedure prescribed under CRPC and to perform such other duties as may be prescribed। The protection officer shall under the control and supervision of the magistrate। magistrate के कंट्रोल में रहेंगे, magistrate के सुपरविजन में रहेंगे और वो सारी ड्यूटीज करेंगे जो उन पे इम्पोज कर रहे हो magistrate या गवर्नमेंट। ठीक है, सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 बात करता है द सर्विस प्रोवाइडर। दूसरा टर्म जो ये बार बार यूज कर रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर के बाद, सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं? सर्विस प्रोवाइडर्स वो होते हैं सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड इन दिस बिहाफ, कोई भी वॉलंटियरली एसोसिएट रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। कोई भी वॉलंटियरली रजिस्टर्ड एसोसिएशन जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर की गई हो, या कोई कंपनी जो रजिस्टर्ड की गई हो अंडर कंपनीज एक्ट में, या कोई और लॉ for the time being force an objection to the protection of the rights and interest of a woman by a lawful means including providing a legal aid। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज, फाइनेंशियल, अदर बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर्स वॉलंटियर्स हो गए जो या तो वॉलंटियर रजिस्टर सोसाइटी हो या कंपनीज हो या कोई अदर तरीके से जैसे भी इन्फोर्स हो रहे हो। ठीक है, इंटरेस्ट, और वो प्रोवाइड क्या कर रहे हो? लीगल एड, मेडिकल, फाइनेंशियल और अदर असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करते हो। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर्स रजिस्टर्ड अंडर सबसेक्शन 1 शेल हैव अ पावर। उनकी कुछ पावर्स है। क्या पावर है? रिकॉर्ड करना डीआईआर जैसे मैंने पहले बताया था, डोमेस्टिक इंसिडेंटल रिपोर्ट, उनको रिपोर्ट करना, उनको रिकॉर्ड करना, एग्रीव्ड पर्सन को मेडिकली एग्जामिन कराना, इंश्योर करना कि एग्रीव्ड पर्सन को प्रॉपर शेल्टर मिले, और कोई भी सूट, प्रोसिक्यूशन, अदर प्रोसीडिंग शेल लाई अगेंस्ट एनी सर्विस प्रोवाइडर और एनी मेंबर ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर हु इज इन डिमांड be acting propound to act under this act for anything which in good faith। उसके खिलाफ कोई भी सूट या प्रोसीडिंग उस सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ नहीं होगी जो भी वो एक्ट इसके अंदर
करेंगे। सेक्शन नंबर 11 ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज होती हैं? तो गवर्नमेंट की ड्यूटीज और हर एक स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कि इस प्रोविजन के एक्ट को वाइडली पब्लिसिटी करे, मीडिया में करे, रेडियो टेलीविजन के द्वारा। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो है वो जैसे पुलिस ऑफिसर्स हो गए या जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हो गए, उनको एक पीरियोडिक सैनिटाइजेशन दे, अवेयरनेस ट्रेनिंग देने के लिए बोले, एड्रेस करने के लिए बोले, इफेक्टिव कोऑर्डिनेट करे वो सर्विसेज के जो मिनिस्ट्रीज हैं या होम अफेयर्स के डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के ताकि ये जो है डोमेस्टिक वायलेंस की बातें ज्यादा तक पहुंचे। और प्रोटोकॉल्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्री कि वो ऐसी डिलीवरी ऑफ सर्विस ऑफ वुमेन्स को दे, इंक्लूडिंग द कोड एज प्रिपेयर्ड एंड पुट इन अ प्लेस। ठीक है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की बेसिकली मॉरल ड्यूटीज है। तो अगर हम इस चैप्टर का रिवीजन करें तो इसने हमें थोड़ा सा ये बता दिया है, प्रोसीजर बता दिया है और दो पोस्ट बता दिए हैं। तो पहला जो इसने एक सेकेंड, पहली जो इसने बात कही है वो ये कही है कि जैसे ही आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, जैसे ही आपको इंफॉर्मेशन मिले आप उस इंफॉर्मेशन को ले और DIV बनाए और DIV बनाने के बाद अब काम शुरू रहता है गवर्नमेंट का, सर्विस प्रोवाइडर्स का। जैसे उन्हें मिलेगा तो वो एग्रीव्ड पर्सन को इन्फॉर्मेशन देंगे कि तुम्हारे पास राइट्स है, तुम सर्विसेज ले सकती हो, ये सर्विसेज तुम्हें दी जाएंगी। और जैसे ही सर्विसेज की बात की जाएगी आप अपना केस लिख सकती हो, लीगल सर्विसेज आपको मिलेंगी, फ्री मिलेंगी, ये सब बात उसको बताएंगी। फिर जैसे ही हम इसको ये करेंगे इसके बाद हम उसको शेल्टर देंगे, शेल्टर होम्स में उसे पहुंचाएंगे और यहाँ पे शेल्टर होम्स की भी फैसिलिटीज है। तो शेल्टर होम्स में पहुंचाएंगे तो उसको मेडिकल फैसिलिटीज भी देंगे अगर वो ऐसी पर्सन है जिसको मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत है। और फ्री लीगल सर्विसेज तो उसको ऑलरेडी प्रोवाइड की जाएगी जिसकी इन्फॉर्मेशन उसको मिल गई। फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होगा। प्रोटेक्शन ऑफिसर एक भी हो सकता है, बहुत सारा भी हो सकते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, और कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड करेगी। उसके फंक्शंस क्या है? गवर्नमेंट मजिस्ट्रेट को असिस्ट करना और जो भी मजिस्ट्रेट चाहे वो चीज कराना, डोमेस्टिक इंसिडेंटल रिपोर्ट्स लिखना और सारी इंफॉर्मेशन सारी जो एग्जामिनेशन वगैरह है ये सब उसको देना एग्रीव्ड पर्सन को। सर्विस प्रोवाइडर्स कौन होते हैं? सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशंस होती है, रजिस्टर्ड सोसाइटीज होते हैं जो वॉलंटियरली आके सामने डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स के लिए काम करना चाहती हैं। सेक्शन नंबर 11 बात करता है ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट और वो कैसी ड्यूटीज की बात करता है? बेसिकली पब्लिसिटी करने के लिए वो बोलता है ताकि विक्टिम्स को उनके राइट्स के बारे में पता चले और वो एक हार्मोनिक कंस्ट्रक्शन करके सोसाइटी में ये सब काम कर सके डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ। थैंक यू।